जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम तुलसीदास द्वारा रचित जो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद था उससे संबंधित आइए अब आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए बच्चों, इसी प्रकार से डिट्टो इसी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। हो सकता है इसमें से ही एक क्वेश्चन आ जाए, तो आप ध्यान पूर्वक इसको पढ़ लीजिए और इसको हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कीजिए बच्चों। क्योंकि अगर आप लिखने से बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, क्योंकि आपकी लिखने की हैबिट रहेगी। जितना फास्ट जल्दी लिखेंगे आप और अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, यह हैबिट आपके एग्जाम में आपको काम आएगी बच्चों। क्योंकि वहां बहुत सारा आपने पेपर देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और समय तो लिमिटेड होता है। उसी समय लिमिटेशन में आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। तो चीजें याद भी होनी चाहिए, क्योंकि जब चीजें याद रहेंगी तो कम समय में आपको समय नहीं देना पड़ेगा और आप फटाफट लिखते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप निरंतर पढ़ने की आदत डालिए और लिखने की हैबिट डालिए, तो इसको लिखिएगा अवश्य। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर को पढ़ना समझना। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं परशुराम के पहले। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने का एक सिस्टम ये होता है कि आप क्वेश्चन पूरे ध्यान से पढ़िए, आपको क्वेश्चन ही आंसर का लिंक मिल जाएगा। देखिए बच्चों, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब हमने जो पिछला क्लास पढ़ाया, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो देखिए क्या क्या तर्क दिए। उन्होंने कहा कि बचपन में, देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। जैसे ये देखिए पहला तर्क, बचपन में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बचपन में हमने अनेक धनुष तोड़े, परंतु कभी आपने ऐसा क्रोध तो नहीं किया। इस धनुष से इतना लगाव क्यों है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि हमें तो ये शिव धनुष सामान्य धनुष समान लगा। ये श्री राम के ने इसे नए के भ्रम में देखा और ये तो श्री राम के छूते ही टूट गया। इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी को क्या लाभ अथवा हानि हो सकती है। समझ पा रहे हैं बच्चों, ये आपका आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। इसको आपको नोट करना है, यही इस प्रकार से आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी जो प्रतिक्रियाएं हुई, राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने अपने शब्दों में आप लोग लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप क्या लिखेंगे। आपने राम का स्वभाव वहां पर कैसा पाया। बड़े ही कोमल वाणी में शांत प्रिय स्वभाव से नहीं बोला उन्होंने कि नाथ जिन्होंने इस धनुष को तोड़ा होगा, शंभू जी के, शिव के धनुष को, वो आप ही का कोई क्या होगा, भक्त होगा, आप ही का कोई दास होगा। कितने कोमल वाणी में श्री राम जी ने कहा था। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों, राम स्वभाव से कोमल तथा शांत प्रिय थे, ये आप एक शब्द लिख देंगे। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। क्रोधी परशुराम जी को देखकर राम ने धैर्य से काम लिया। इससे हमें क्या संकेत मिलता है बच्चों कि हमारे सामने कोई गुस्से में हो, क्रोध में हो, तो हमें वहां पर धैर्य पूर्वक अच्छे से बात करना चाहिए। उन्होंने स्वयं को उनका क्या कह दिया, सेवक कह दिया। सेवक कहकर क्रोध शांत करने का प्रयास किया। लक्ष्मण राम के विपरीत स्वभाव वाले थे। कैसे थे लक्ष्मण जी। राम चूंकि कैसे थे, शांत प्रिय थे, लेकिन जो लक्ष्मण जी थे उनसे उल्टा थे। कैसे, वह क्रोधी स्वभाव के थे। वह परशुराम जी के क्रोध को अपनी व्यंग्यपूर्ण बातों के द्वारा बढ़ा देते हैं। मतलब आप व्यंग्यपूर्ण बातें बोलते हैं तो परशुराम जी के क्रोध और बढ़ जाते हैं। इस प्रकार राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और वहीं पर जो लक्ष्मण जी हैं बच्चों, वो क्या है, निडर हैं, साहसी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए, हो सकता है अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। जैसे जो आपने पढ़ा और उसमें जो आपको सबसे अच्छा लगा हो उसको आप अपने शब्दों में लिखिए, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, कह रहे हैं उत्तर में, देखिए कह रहे हैं कि इनको क्या अच्छा लगा कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, बाल्यावस्था में हमने ऐसे अनेक धनुष तोड़े, परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। फिर तब परशुराम कह रहे हैं कि हे राजकुमार,
कालवश होने के कारण तुम्हें बोलने में समझ नहीं है। पूरा संसार ये जानता है कि ये जो सामान, ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, अपितु यह भगवान शिव का धनुष है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को इसको रट्ट मार लीजिए, एकदम पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िए और इसको रट्टा मारिए, इस हिसाब से पढ़िए समझते हुए। पहले आप व्याख्या को अच्छे से समझिए, और जब आप व्याख्या को समझ लेंगे अच्छे से बच्चों, तो आप आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा, देखिए क्या क्या कहा। निम्न पद्यांशों के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, या विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, या भुजबल। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, फिर से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांशों के आधार पर लिखिए। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अतिकोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ये आपने व्याख्या किया होगा, हमने तो आपने सुना होगा ध्यान से। फिर आगे कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, और विपुल बार महिदेवन दीन्ही। और फिर तीसरा कह रहे हैं कि सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। और देखिए बच्चों, और नेक्स्ट क्या कहते हैं कि मात पिता ही जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते नहीं थे कि मैंने क्या कहते हैं, गर्भ में भी बच्चे को समाप्त कर देता हूँ, और मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया, अर्थात मैं क्षत्रियों का मतलब क्रोधी हूँ, क्षत्रिय हमारे शत्रु है। क्षत्रियों से इस पृथ्वी को हमने कई बार उनको मतलब इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है, अर्थात इस पृथ्वी से मैंने कई बार क्षत्रियों को समाप्त किया है। कहे नहीं थे, आपने ध्यान से सुना होगा, और नहीं सुना है तो एक बार दो बार फिर से सुन लीजिए बच्चों व्याख्या को। तो आइए देखिए अब इसके उत्तर में क्या चीज है। ये उत्तर है बच्चों, परशुराम जी ने कहा कि वे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अर्थात वो ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार यह जानता है कि वे क्षत्रिय कुल के क्या हैं, शत्रु हैं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को राजा से विहीन कर दिया, अर्थात राजाओं को समाप्त कर दिया है, और ब्राह्मणों को दान दिया है, ब्राह्मणों को हम दान देते आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मेरा ये फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, मतलब सैकड़ों भुजाओं को काटा है मेरे ये फरसे ने। और फिर आगे कहते हैं कि इसीलिए हे राजपुत्र, मेरे इस फरसे को देखो। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो, मेरा ये फरसा गर्भस्था शिशुओं को भी कुचल देता है। समझ में आया बच्चों, यही तो व्याख्या था, आपने सुना होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। बताइए बच्चों, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं, पहले आप ऐसे लिखेंगे निम्नलिखित विशेषताएं बताई, फिर आप लिखेंगे नीचे से, वीर पुरुष युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, एक विशेषता। फिर दूसरा, वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान तथा क्रोध रहित रहते होते हैं। फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे ये सब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, किसको, परशुराम जी को। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मणों, गायों व दुर्बलों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। किसी के ललकारने पर भी वीर पुरुष परिणाम की चिंता किए बिना निडर होकर उनका सामना भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार को लिखिए बच्चों, बताइए। अब इसी को आप याद कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन बन जाए कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, उत्तर में क्या है, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति से एक व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, परंतु विनम्रता इन गुणों के साथ मिल जाए तो वह व्यक्ति श्रेष्ठतम वीर हो जाता है।
फिर आगे कह रहे हैं कि विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को आसानी से काबू में कर सकता है। परशुराम जी साहस युवा शक्ति का संगम है और राम जी विनम्रता साहस शक्ति व का संगम है। राम जी क्या है? विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी की जो अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। यहाँ पर आप अपने विचार कह रहे हैं बच्चों कि राम जी के विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को क्या होना पड़ा? नतमस्तक अर्थात झुक जाना पड़ा, अर्थात उनके क्रोध को कम करना पड़ा। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर भाव आपको लिखने को आएगा, इसी प्रकार से आएगा क्वेश्चन। अब भाव आप अच्छे से समझे रहेंगे बच्चों, अच्छे से समझेंगे प्लस बीच बीच में रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। तो प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनि सो महाभट मानी, और पुन पुन मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। इसको हमने कहा नहीं था बच्चों कि लक्ष्मण जी व्यंग में हंसते हुए बोल रहे हैं, मृदवानी में अच्छे से बोल रहे हैं कि मतलब मुनीस आप तो महाभट अभिमानी हैं, बार बार अपने कुछ ये फरसे को दिखा रहे हैं। तो इस पे देखिए बच्चों, आपको ऐसे प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित है। आप पहले प्रसंग लिखेंगे बच्चों, ऐसे फिर डैश लगा देंगे। डैश लगाने के बाद ऐसे उसके बाद तब लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। ऐसे यहाँ पर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा इसे इस प्रकार से लगा लेंगे आप। तो प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। आपको हमने बताया भी है बच्चों। इन पंक्तियों में लक्ष्मण द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। ये प्रसंग हो गया बच्चों, ये उत्तर है आपका जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है। अब देखिए भाव इसमें क्या लिखेंगे। लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी में बोले कि हे मुनि, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हो, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो, आपको देखकर लगता है मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो, मतलब अपने फूंक से ही पहाड़ को उड़ा डालना चाहते हो। अर्थात जिस प्रकार फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझकर कमजोर मत समझना, ऐसा बोल रहे हैं बच्चों। ये भाव है। आइए बच्चों वो 7 नंबर का देखिए, ये 7 नंबर का भाव है क्वेश्चन का, और ये खा नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से आपको आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नंबर दे देगा क्वेश्चन नंबर, फिर का और खा करके देगा और उसमें मतलब अथवा लगा देगा। ऐसे अथवा लिख देगा कि मतलब आपने ये किया, देखिए इसको कीजिए अथवा इसको कीजिए, ऐसे ऐसे लिख देगा। अथवा या लगा देंगे, मतलब या लिख देंगे या अथवा लिख देंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे बच्चों। ये हमको आपको अवगत कराना चाहते कि एग्जाम में पेपर कैसे बनेंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहे हैं तो चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो, चीजें पहले से जानकारी में रहेगा तो आसान रहेगा। आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, ये पंक्ति पढ़िए। यहाँ कुम्हड़ बतियां को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारू सरासन बाना, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब आगे देखिए बच्चों, ये इसके भाव प्रसंग को पहले समझ लीजिए। प्रसंग हमने आपको समझाया था कि प्रस्तुत पंक्तियां, देखिए प्रसंग यहाँ पर डैश लगा, अब यहाँ पर ऐसे आप कॉमा को इसको बंद कर दीजिएगा, काफी सुंदर लगेगा। यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण द्वारा परशुराम जी के बोले हुए शब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। मतलब इसका उत्तर किसने दिया है? परशुराम जी के बोले हुए शब्दों का किसने उत्तर दिया है? तो लक्ष्मण जी ने दिया है। अब आइए इसके भाव को समझते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर भाव, लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी छुई मुई के पौधे के समान कमजोर नहीं हैं, जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाएंगे। मैंने आपके हाथ में फरसा, धनुष तथा बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा है। समझ रहे हैं बच्चों इसका अर्थ? कह रहे हैं लक्ष्मण जी, उनको भी अपनी भी वीरता वो बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वीरता का बखान किया। तो लक्ष्मण भी आपने देखा है कि लक्ष्मण जी भी क्रोधी स्वभाव के हैं।
तो वो भी अपनी वीरता का बता रहे हैं कि हम आपको ये जो फरसा है आपका देखकर कोई छुई मुई पौधे के समान मत समझिएगा हमको, कि जैसे ये जो आपकी तर्जनी अंगुली देख के हम डर जाएंगे, और आपके हाथ में जो फरसा धनुष बाण ये सब है तो इससे हम मतलब डर जाएंगे देख कर ही। मतलब ये इस तरह से जब आप आए, आप क्रोध पूर्वक बात किए हैं, तभी हमने भी आपसे अभिमान पूर्वक बात किया है, वही ये बता रहे हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है आपके एग्जाम में। तुलसीदास द्वारा रचित, देखिए तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। एक पंक्ति हो गया, देखिए एक पंक्ति हो गया बच्चों। अब इस लाइन को आप नीचे से भी लिख सकते हैं एग्जाम में, यहाँ जगह थोड़ा अभाव है कि थोड़ा कम जगह में है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, पंक्ति वाइज नहीं लिखा है। लेकिन आप क्या करेंगे कि आपने लिखा कि ये पहला पंक्ति कि तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, आपकी हो गई एक पंक्ति, एक मतलब लाइन। और फिर नेक्स्ट लाइन से यहाँ से आप लिखेंगे कि यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। 2 पंक्ति हो गया ना बच्चों, हमने आपको बताया भी है उसमें कि बालकांड से लिया गया है, और आपके किताब में साफ साफ लिखा भी है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। छंद लिखा नहीं, 4-6 लाइन में 5 लाइन में छंद है, उसके बाद नीचे 2 लाइन में दोहा है। तो जो 2 लाइन में है बच्चों वो दोहा है, और जो 5 लाइन में है उसको छंद कहते हैं। 4 लाइन 5 लाइन में छंद या चौपाई होता है। अब जिसके कारण भाषा के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही। इसमें अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्त अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है बच्चों। क्या है इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्य, लक्ष्मण जी ने व्यंग में कहा नहीं है, तो व्यंग्यात्मकता का सुंदर सुयोजन अर्थात प्रयोजन हुआ है, अर्थात लिखा गया है। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में देखिए क्या बच्चों लिखेंगे आप, तुलसीदास द्वारा रचित यह काव्य व्यंग काव्य है और बहुधानु ही तोरी लरिकाई और कबहू न असरिस कीन गोसाई। लक्ष्मण जी व्यंग पूर्वक कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े, तब आपने कभी इस प्रकार क्रोध नहीं किया। मात पिता जन सोच बस और करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ पर फिर दूसरा देखिए बच्चों अर्थ भावार्थ। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि हे पुत्र, तुम अपने माता पिता को क्रोध शोकग्रस्त मत करो। मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर है, ये गर्भों में स्थित बच्चों को भी नष्ट करने वाला है। आगे देखिए बच्चों, ये उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का ही है। ये देखिए नेक्स्ट भाव, गाधि सुन कहे हृदय हस मुनि हरियरे सूझ और आय मैं खाड़ ना ऊख मैं अजहू बूझ अबूझ। तो इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन कहते नहीं है, कुछ मन में सोचते हैं, व्यंग कसते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। वह राम लक्ष्मण को गन्ने की खांड के समान समझ रहे हैं, परंतु वह तो लोहे से बनी तेज तलवार के समान है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में बच्चों बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर बन सकता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एक पेज में है। देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त जो अलंकार है पहचानिए। अब देखिए बच्चों, अब ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, पंक्ति दे देंगे, उसका भावार्थ पूछेंगे या उससे संबंधित आप अपने विचार लिखिए, ये पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पंक्ति दे देंगे अलंकार पूछेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले पंक्ति हम पढ़ लेते हैं। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक बोली बधाओ, देखिए बा नहीं तो ही, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा,
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ देखिए सम को भी पहचान लीजिए। यहाँ पर देखिए बा वर्ण की आवृत्ति को देखिए ध्यान से, और यहाँ पर देखिए सम वर्ण को देखिए। अब आगे बढ़िए बच्चों, देखिए का वर्ण की भी यहाँ पर क्या कहते हैं आवृत्ति है, लेकिन यहाँ सम पर फोकस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इस अलंकार को बताएंगे। तो देखिए बच्चों, अब एक मिनट, ये देखिए अनुप्रास अलंकार। आपको हमने पहले बताया नहीं कि जो का बा वर्णों की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए कह रहे पंक्ति में बा वर्ण की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बच्चों कि कोई वर्ण एक से अधिक बार आए। एक से दो बार भी आ गया तो भी हो गया एक से अधिक बार। तो आप अगर एक वर्ण को दो बार भी देख लिए बच्चों, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार लगाइएगा। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी वर्ण अर्थात बच्चों अक्षर जो सामने ऐसे अक्षर लिखा नहीं। देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में भी एक आ देखिए अक्षर हो गया ना, आ। ये देखिए अब ये सब क्या हुआ, ये आवृत्ति अधिक हो गई यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो वही बच्चों, अब ये यहाँ पर देखिए, अब नीचे भी देखिए उत्तर में आपके देखिए अब यह उत्तर दिया हुआ है कि अनुप्रास अलंकार इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। यहाँ पर उत्तर 2 है। देखिए बच्चों एक बार देख लीजिए, हमने आपको बताया नहीं, यहाँ पर पहले में तो एक ही उत्तर है कि अनुप्रास है, क्योंकि यहाँ पर बा और बा 3 बार आया ना, बा वर्ण अक्षर। तो ये अक्षर को वर्ण भी कहते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है, वर्णों की जो एक से अधिक बार आवृत्ति हो बच्चों, तो आप इसको गांठ बांधने को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए एकदम कि आप अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट में क्या है, देखिए इसमें का वर्ण की आवृत्ति हुई है, लेकिन साथ में देखिए हमने आपको कहा नहीं कि इसमें फोकस कीजिए। यहाँ पर 2 अलंकार हैं। देखिए आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार है कोटि कुलिस सम। यहाँ पर देखिए अब आपको 2 अलंकार तो लिखना जरूरी है नहीं बच्चों, क्योंकि मेन तो ये है ना। देखिए अब आपने कहीं पर देखिए पहचान देख लीजिए, मान लीजिए कहीं पर सा लिखा हुआ है, या कहीं पर ये देखिए सी भी लिखा हुआ है, या कहीं पर सम लिखा हुआ है। ऐसे ये शब्द हैं बच्चों, इस शब्द पे आप फोकस, कोई भी अलंकार पंक्ति दिया हुआ है तो आप फोकस कीजिएगा कि क्या इसमें वर्णों की आवृत्ति है। और उसको देखने के बाद फिर आप देखिए कि क्या कहीं पर सम सी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सा इस तरह से कुछ लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ तो बच्चों आप उपमा अलंकार अपने दिमाग में एकदम से बिठा लीजिए। क्या उपमा अलंकार, ये देखिए जहां पर सम समान तुलना किया गया हो, कोटि कुलिस सम वचन, मतलब जो तुम्हारे वचन है जो आप बोल रहे हैं, मतलब करोड़ों कठोर हैं, बहुत ही कठोर हैं, कठोर कुलिस के समान हैं, बहुत कष्ट देने वाले हैं, समान है, समानता का वर्ण, मतलब इसमें तुलना किया गया है 2 चीजों से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर कुछ आपको जानना नहीं है, बस इतना ही जानना है, ये वर्ड को आप पहचान लीजिए बच्चों, तो आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये तो हो गए आपके 2 अलंकार, एक तो अनुप्रास को हमने क्लियर किया और एक उपमा अलंकार को हम बार बार रिवाइज इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए, क्योंकि ये सब अलंकार वगैरह क्या होता है, कठिन होता है। अब आप 2-4 बार वीडियो को सुनिएगा फास्ट मोड में करके, जैसे आप कुछ कर रहे हैं कान में लगा लिए, सुन लिए 1-2 बार, उसके बाद में कॉपी में उतारे हैं, बीच बीच में रिविजन कर लिए, बस हो गया, समझ लीजिए। एग्जाम टाइम में फिर उसको रिविजन करते हुए एग्जाम देना ही है। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये आपका 11 काफी बड़ा है, तो इसको एक ही पेज में है। अब पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, तब फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्त का उपाय ही ना कर सकेगा। चिर अर्थात हमेशा के लिए छुटकारा पाना, निवृत्त मतलब हमेशा के लिए, कभी भी हमेशा के लिए उससे छुटकारा नहीं पाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भाव भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो आइए बच्चों देखिए उत्तर में, उत्तर हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए बच्चों उत्तर देखिए। थोड़ा कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिए। पक्ष के विचार में देखिए क्या है, क्रोधी बुरी बातों को दूर करने में, क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान ना दे और शिक्षक उस पर क्रोध ना करे तो वो विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल कर पाएगा। यदि कोई समाज में
यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहे हैं तो अन्याय की रक्षा कैसे होगी। ये तो हो गया आपके बच्चों पक्ष में कि मतलब क्रोध होना भी चाहिए। और अब आइए बच्चों विपक्ष में देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। फिर आप किसी पर क्रोध करेंगे तो आप पर भी तो कोई क्रोध करेगा। बच्चों आप किसी को मान लीजिए क्लास में आप दोस्तों को किसी को डांटे बोले कुछ कहे तो क्या वो आपको छोड़ेगा? वो भी है तो आपको उल्टा सीधा बोलेगा, क्रोध करेगा। फिर आगे कहते हैं कि उनका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। मतलब अब जो दो लोग क्रोधित हो गए, आपने किसी को कुछ बोला तो उन्होंने उल्टा फिर आपको कुछ बोला तो फिर आप और क्रोधित हो गए, ये बताना चाहते हैं। फिर इस प्रकार क्रोध के बस में आकर आप स्वयं को हानि पहुंचा सकते हैं। क्रोध से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो अब बच्चों हमें पूरा विश्वास है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आ रहे हैं हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। तो देखिए बच्चों ये अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, बताइए। इस प्रसंग अब उत्तर देखिए। इस प्रसंग से मुझे अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी का स्मरण होता है। उनका नाम राकेश वर्मा है, कुछ भी लिख दीजिए। वह कठोर स्वभाव के थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे और उनके जितना सख्त अध्यापक ना किसी ने देखा होगा ना सुना था, ना किसी ने देखा ना सुना था। ऐसे आप किसी के बारे में ये देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आपके विचार देखना चाहेगा एग्जामिनर, आपके विचार समझना चाहेगा तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आप इसके बारे में लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। अब एक कहानी अपने हिसाब से लिखिए बच्चों कि दूसरे की क्षमता को हमको कम नहीं समझना चाहिए। इस पर आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो देखिए बच्चों उत्तर में, हमारी कक्षा में महेश नाम का लड़का था। अब ये कहानी तो ऐसे रहता है, वो एक पैर से विकलांग था। जब वो भी कक्षा में आता था तो तब सभी उसे चिढ़ाते थे। बच्चों के द्वारा मजाक उड़ाने पर वो बहुत दुखी होता था, परंतु किसी से कुछ न कहता। वो हमेशा अपनी किताबों में ही खोया रहता। इसका परिणाम यह निकला कि जब 10वीं का वार्षिक परिणाम आया तो सभी की आंखें फटी के फटी रह गईं। बच्चों देखिए, महेश विद्यालय में नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम अंक लाया था। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि दूसरों की क्षमताओं को कभी कम नहीं समझना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो या तो अन्याय के प्रति आपने कदम उठाया हो, कुछ बोला हो, तो उस घटनाओं को याद कीजिए और आप उसको लिखिए अपने शब्दों में। तो देखिए बच्चों लिखिए, अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। एक दिन उसके घर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उसे मजदूरी करने न जाने के कारण पीट रहे थे। बच्चों के पिता जो थे उन्हें मजदूरी करने ना जा रहे थे, बच्चों इसके कारण पीट रहे थे। हमारे आसपास के लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। बस ऐसे ही लिखना रहेगा बच्चों। देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसी प्रकार से बच्चों हम 15-15 क्वेश्चन के हर अध्याय से जो भी पढ़ाते जाएंगे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन से अवगत कराएंगे कि आप देखिए और समझिए कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जब आपको किसी चीज की जानकारी हो जाएगी बच्चों तो आपके अंदर जो निराशा भावना आ सकती है या मतलब अज्ञानता, क्या होता है बच्चों, अज्ञानता हमको कमजोर बनाती है। इसलिए हमको किसी भी चीज की जानकारी होना बहुत आवश्यक। अब आप जान गए हैं, अब इसमें से अब आपको कोई भी डर नहीं रहेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने देखा ना कितनी समझ भरी कई क्वेश्चन पूछे गए। कहानी लिखिए, अपने विचार लिखिए, किस प्रकार से लिखे नहीं गए हैं। देखिए क्रोध पर आपका सही पक्ष क्या हो सकता है, गलत पक्ष की, सब ऐसे तो ये सब विचार ही तो है बच्चों। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अब आप इससे अवगत हो गए हैं, अब इसको आप एक दो बार रिविजन करिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा और उसके बाद आप एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और अपन का अपन लेके आएंगे बच्चों। तो अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है बताइए बच्चों।
तो अवधी भाषा देखिए, अवधी भाषा अवध में बोली जाती है। अवध अर्थात उत्तर प्रदेश आपका हो गया, गोंडा हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बलिया हो गया, अयोध्या हो गया, इन क्षेत्रों में क्या है, अवधी भाषा बोली जाती है बच्चों। तो ये आपको क्षेत्र याद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पूरा हो गया। अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या क्षेत्र देखिए, वहां देखिए गोरखपुर देख लीजिए, गोंडा, फिर इधर फिर नीचे थोड़ा सा बलिया देख लीजिए, फिर बीच में देखिए अयोध्या है आपका लखनऊ के पास, फिर उसके बाद में आदि ये सब क्षेत्र हैं। तो इन्हीं सब क्षेत्रों में अवधी भाषा बोली जाती है बच्चों। तो ये आपका था अंतिम क्वेश्चन, और हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि आप हमारे वीडियो को धैर्य बनाकर समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आपको चीजें समझ में आए, आपको लगे कि मैम का प्रयास अच्छा चल रहा है, आपको इससे बेनिफिट होने वाला है, तो आप इसको वीडियो को लाइक करें। और बच्चों आप अपने मित्रगण में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर अवश्य करें। शेयर करें और उन्हें बताएं कि जो लक्ष्य हिंदी क्लासेज है इसको सब्सक्राइब कर लें और चीजें बार बार सुने। आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में करके सुनिए, 1 से 2 बार सुनिए और फिर थोड़ा सा समय निकाल के बच्चों, क्योंकि परिश्रम करना पड़ेगा आपको। सफलता का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। चीजें आप लिख लीजिए कॉपी में और उसको टिक लगा लीजिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी लिख लीजिए, जो कम उसको भी लिखिए, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको भी अपना भी तर्क लगाइए, अपना लॉजिक लगाइए कि ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, उसको भी आप लिखिए और बार बार सिर्फ रिवीजन करते रहिए। कुछ नहीं है, पढ़ना बहुत आसान चीज है बच्चों, बस आपका मन लगना चाहिए। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अगले लेसन के साथ। तो जय हिंद बच्चों।